हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल एजुकेशन विद गौरव में। और जैसा कि आप सब जानते हैं, उत्तराखंड एलटी पैडागोजी की तैयारी यहाँ पर कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, उसी सीरीज में मैं आपके बीच में लेके आया हूँ एक नया टॉपिक जो कि रिलेटेड होगा आपका मोटिवेशन, यानी कि अधिक आपका अभिप्रेरणा से। ओके, तो अभिप्रेरणा व अधिगम वाला जो टॉपिक है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, और उसमें जो है हम एक थ्योरी भी डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का जो होने वाला है, तो आप लोग मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए और अच्छे से टॉपिक को सारा समझ लीजिए, ठीक है। तो सारे के सारे टॉपिक्स हम जो है वो अच्छे से कर रहे हैं, और जो भी चीज़ें सिलेबस के अंदर आपके देखिए उसके अकॉर्डिंग मैं करवा रहा हूँ। ओके, तो उसी के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स आपको मैं नोट्स भी भेज रहा हूँ। जो लोग मुझसे नोट्स ले रहे हैं या जो मुझे जिन्होंने फ़ीस पे कर दी है, अगर आप लोग भी लेना चाहते हैं तो अभी तक के जितने भी नोट्स हैं मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर लीजिए, और यहाँ पर आपको 200 रुपीज़ फीस इसके लिए पे करनी है, और उसके बाद आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको, और फ्रेंड्स बहुत सारे जो हैं आप क्वेश्चन पूछते हो यार, इतने क्वेश्चन पूछते हो। एक तो कि हर दिन एक ही क्वेश्चन पूछते हैं, सबसे बड़ी बात कि पेपर कैंसिल होगा कि नहीं होगा। दोस्तों, जब तक कोई कन्फर्म चीज़ नहीं आई, कोई कन्फर्म नहीं है ऑफिशियली कि पेपर हो रहा है या कैंसिल, तो तब तक तो हम यही मान के चलेंगे ना कि पेपर हो रहा है। हम क्यों बोलेंगे कैंसिल हो रहा है जब तक हमारे पास कोई ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है, जब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया गवर्नमेंट की तरफ से। और आप लोग भी ये मान के चलिए कि पेपर 25 को हो रहा है, और उसी हिसाब से अपनी तैयारी को कीजिए। ओके, और दूसरी बात कि अभी जब हम थ्योरी पढ़ा रहे हैं तो पहले थ्योरी को पढ़ लीजिए, उसके बाद तो हम एमसीक्यू करेंगे, तो फिर एमसीक्यू पढ़ना। अगर मैं केवल एमसीक्यू कराता तब कहते हैं कि एमसीक्यू क्यों करवा रहे हो, तब थ्योरी क्यों नहीं करवा रहे हो। अगर मैं अभी थ्योरी करवा रहा हूँ तो कह रहे हैं एमसीक्यू करवाओ। ऐसा थोड़ी ना होता है। एक चीज़ पे पहले ध्यान लगाना सीखो। जो निकलने वाले बच्चे हैं वो इस तरीके से नहीं करते हैं, वो चुपचाप जो पढ़ाया जाता है उसको पढ़ते हैं और उसको आराम से रिवाइज करते हैं, और उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि एग्ज़ाम फिर आज हो, कल हो, या कैंसिल हो रहा है या ये। इन सारी बातों के ऊपर ध्यान उन्हीं का होता है जिनका पढ़ाई पर ध्यान नहीं होता है कि एग्ज़ाम कब होगा, कब होगा, कब होगा। कहीं तो इस तरीके के हैं। अभी मैं जिस दिन लेक्चरर के एग्ज़ाम के लिए एक दिन पहले वीडियो बना रहा था, तो वो उस दिन भी कमेंट कर रहा था कि सर एग्ज़ाम हो जाएगा कल। मैंने कहा नहीं भाई, नहीं होगा। तू चले जाना और देख लेना वहाँ कि हो रहा है कि नहीं हो रहा, तब जाके यकीन होगा तुझे। तो इस तरीके के भी आप लोग करते हो, तो ये चीज़ें मत कीजिए। उस इस फालतू इधर उधर की चीज़ों पर ध्यान देने के बजाय इस पर ध्यान दीजिए कि अब मैं अपना पढ़ाई कैसे करूँ, सिलेबस कंप्लीट कैसे करूँ। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। तो जैसे कि मैंने बात की, आज हम बात करने वाले हैं अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, अभिप्रेरणा एवं अधिगम पर इसका क्या प्रभाव होता है, मोटिवेशन एंड इस इफेक्ट ऑन लर्निंग प्रोसेस, तो ये हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम अभिप्रेरणा की यानी कि मोटिवेशन की। तो फ्रेंड्स, जो अभिप्रेरणा शब्द होता है वो उसका शाब्दिक जो अर्थ होता है वह होता है किसी भी काम को करने की जो इच्छा शक्ति उत्पन्न होना, या अपने अंदर किसी चीज़ को करने की जो विल है वो उत्पन्न होना, उसी को अभिप्रेरणा कहते हैं। और अभिप्रेरणा वह जो है वह आंतरिक शक्ति है जो कि उस उनके उद्दीपन का परिणाम होती है, यानी कि जो स्टिमुलस आपको मिलता है उसका परिणाम ही आपकी अभिप्रेरणा होती है, और जिसके फलस्वरूप आप काम कर पाते हैं। जिसके फलस्वरूप जो बालक है उसका जो एक निश्चित व्यवहार की दिशा में जो है वो सक्रिय व नियंत्रित होता है, यानी कि उसका जो व्यवहार है वो एक निश्चित दिशा की तरफ नियंत्रित होता है, उसका मार्गदर्शन हो जाता है। और यह हमेशा सीखने के लिए छात्रों को उत्सुक, यानी कि क्यूरियोसिटी उनके अंदर बनाए रखता है। उनके अंदर जो है निरंतर उन्हें कार्य करने के लिए जो है वो क्रियाशील बनाए रखता है। क्योंकि अगर मोटिवेशन का अभाव होगा उस स्थिति में हम कार्य करने के लिए जो है वो हमारे अंदर जो एक निरंतरता है उसमें कमी आ जाएगी, हमारे अंदर एक उत्सुकता यानी क्यूरियोसिटी इनमें कमी आ जाएगी। तो इन सारे कामों के लिए जो है हमें जो है अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। ओके, और मोटिवेशन जो है उसकी जो लक्ष्य है उसकी समाप्ति हो जाती जो है मोटिवेशन होता है उसकी शुरुआत जो है हमेशा क्या होती है, किसी आवश्यकता से होती है। ये बात आपको पता होगी, क्योंकि जब आपको कोई नीड होती है, कोई आवश्यकता होती है, तभी आप क्या होते हैं उस काम को करने के लिए अभिप्रेरित होते हैं। जब आपको एक्चुअल नीड होती है कि मुझे जॉब हर हाल में लेनी है, तब आप उसके लिए मेहनत करते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, ये इंटरनली मोटिवेशन आपका होता है। ओके,
उसके बारे में अगर हम बात करें, जो BF स्किनर है उन्होंने अभिप्रेरणा को सीखने का राजमार्ग बताया है। तो उन्होंने इसको एक तरह से इंफॉर्मेशन का हाईवे बताया है कि अगर हम जो है लर्निंग करनी है तो उसके लिए जो हाईवे है वो इसी से होकर जाता है, यानी कि वो मोटिवेशन है। डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। जो बर्नार्ड हैं उनके अनुसार जिस लक्ष्य के प्रति पहले कोई आकर्षक नहीं था, उस लक्ष्य के प्रति जो है कार्य की उत्तेजना ही अभिप्रेरणा है। यानी कि पहले आपको उस लक्ष्य को हासिल करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, आकर्षण नहीं था, लेकिन अचानक से आपका उस लक्ष्य के प्रति आप उस उत्तेजना उत्पन्न हो गई है, आप उस लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, तो ये आपकी मोटिवेशन के थ्रू ही हो सकता है। फिर है आपके वुडवर्थ जो है, उनके अनुसार उन्होंने भी एक परिभाषा दी है। तो उनके अनुसार जो प्रेरक यानी कि स्टिमुलस, वह व्यक्ति की वह स्थिति है जो उसे निर्धारित व्यवहार करने हेतु तथा निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने तो हेतु उत्तेजित करती है, यानी कि स्टिमुलेट करती है। तो ये आपका वुडवर्थ जो है उन्होंने अपनी परिभाषा के अंदर बोला है। उसके अलावा भी बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों की परिभाषा है, लेकिन उतनी सारी हम पढ़ेंगे नहीं, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं इसमें क्या है। अभिप्रेरणा की जो कमी होती है उससे हमें जो है वो कमज़ोर और जो अभिप्रेरणा की कमी होती है वो हमें कमज़ोर और विचलित अनुभव कराती है। यानी कि जब हमारे अंदर मोटिवेशन की कमी होती है तो हम क्या होते हैं, हम अंदर से वीक फील करते हैं और डिस्ट्रैक्टेड फील करते हैं। होता है कि नहीं होता है? ऐसा हमेशा होता है। और जब हमें वो मोटिवेशन मिल जाता है तो उसके बाद हमारा डिस्ट्रैक्शन हट जाता है और हम अपने काम की तरफ लग जाते हैं। वही जो है अगर हमें अभिप्रेरणा ज़रूरत से ज़्यादा मिलती है तो वो भी हमें उद्देश्य से भटका सकती है, क्योंकि वो आपके अंदर इतनी ज़्यादा उत्तेजना पैदा कर सकती है कि उससे आप जो है वो अपने काम को के ऊपर कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए कुल मिला के जो है वो इसका संतुलित व संयमित होना आवश्यक है। जो है एक बैलेंस मिलना जरूरी है। ऐसा नहीं कि अति जो है मोटिवेशन भी नहीं चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए, एक बैलेंस स्थिति होनी चाहिए मोटिवेशन की। ओके, तो मोटिवेशन की विशेषता ही यही है कि वो हमें अपने उद्देश्यों को काम करने के लिए जो है वो प्रेरित करता है, मोटिवेट करता है, और हमें अपने उद्देश्यों को प्रेरित करने के लिए हमेशा क्रियाशील और अभिप्रेरित करता रहता है, यानी कि मोटिवेट करता रहता है। तो ये चीज़ें होती हैं, और उसके लिए कोई भी चीज़ जो हमें उस चीज़ के लिए प्रेरित करता है उसको हम क्या कहते हैं। सबसे पहले तो हमारी नीड आती है, नीड यानी कि आवश्यकता, और फिर आता है आपका ड्राइव। ड्राइव का मतलब होता है चालक, जो उस आवश्यकता की तरफ आपको प्रेरित करता है ले जाने के लिए, और फिर आप जब उसको काम को करते हैं तब आपको मिलता है इंसेंटिव। तो इंसेंटिव का मतलब होता है आपका पुनर्बलन। आप उसको प्राप्त कर लेते हैं, आपको एक स्टिमुलस मिल जाता है समझ लीजिए, और उसके बाद आप काम करने के लिए और ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। ये बात हमने पहले भी डिस्कस की थी। तो ये छोटी छोटी बातें हैं इसके अंदर कुछ। और उसके बाद जो है नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें क्या है। अभिप्रेरणा की अगर हम प्रकार की बात करें, टाइप्स की बात करें, तो अभिप्रेरणा दोस्तों दो प्रकार की होती है। पहला होता है आपका आंतरिक अभिप्रेरणा, इंटरनल मोटिवेशन। वे आंतरिक जो शक्तियाँ जो व्यक्ति के व्यवहार को उत्तेजित करती हैं, व्यक्ति का जो अपना बिहेवियर है उसको स्टिमुलेट करती हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरनल मोटिवेशन, जो कि उसके अंदर से आती है, और ये उसके अंदर ऑलरेडी होती है, इसके ऊपर उसका कोई कंट्रोल नहीं है। जैसे कि आपका भूख हो गया, प्यास, नींद हो गया, प्यार प्रेम हो गया, काम यानी कि सेक्स हो गया, ये सारे के सारे आपके ऐसे उदाहरण हैं जो कि इंटरनली आपके मोटिवेशन है। यानी कि आपको अगर नींद प्यास लगी तो आप हर हाल में पानी प्राप्त करोगे, आपको भूख है तो आप हर हाल में अपनी भूख को मिटाना चाहोगे। तो ये आपका इंटरनल मोटिवेशन है, और ये नेचुरल है, इसमें आपका कोई वश नहीं है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट है आपके पास बाह्य अभिप्रेरणा यानी कि एक्सटर्नल मोटिवेशन। तो इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, पहले से जो हमारे निर्धारित लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करना जो है वो व्यक्ति का जो अगर उद्देश्य हो जाता है तो उस स्थिति में उसे बाह्य अभिप्रेरणा की जरूरत होती है, बाह्य अभिप्रेरणा कहलाती है, जिसके अंदर आपका कोई इंटरेस्ट हो सकता है, कोई आपकी इच्छा हो सकती है, कोई आप आत्मसम्मान अपना प्राप्त करना चाहते हैं, समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाना चाहते हैं, है ना, या आप कोई अचीवमेंट लेवल जो है हासिल करना चाहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं आपको मोटिवेट करते हैं बाह्य रूप से इस काम को करने के लिए। ओके, तो ये आपका एक्सटर्नल मोटिवेशन हो जाता है। फिर नेक्स्ट है आपके पास आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत, यानी कि हायरार्की थ्योरी ऑफ नीड्स। तो ये जो सिद्धांत है दोस्तों, ये आपका
मोटिवेशन का सिद्धांत है जो कि दिया गया है अब्राहम मैस्लो के द्वारा। ठीक है, तो मनोवैज्ञानिक हुए हैं अब्राहम मैस्लो, जिन्होंने ये आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत दिया है, जिन्होंने इसमें बेसिकली उन्होंने जो 8 लेवल बताए, 8 विकासात्मक अवस्थाओं के प्रतिमान बताए हैं और 5 अलग अलग लेवल इन्होंने बताए हैं आवश्यकताओं के, जिसके अनुसार व्यक्ति काम करता है। तो अब्राहम जो मैस्लो है उनके अनुसार जो आवश्यकता होती है उसके जीवन में कई स्तर होते हैं और जिन्हें पूरा करना व्यक्ति के जीवन में उसकी अभिप्रेरणा को बनाए रखता है। यानी कि व्यक्ति हमेशा उन अपने जो आवश्यकताओं के उन स्तर को लगातार हासिल करना चाहता है और यही उसका मोटिवेशन का कारण बनता है और उसको मोटिवेट करके रखता है कि वो लगातार काम करे। ठीक है, तो मैस्लो ने आवश्यकता के जो स्तर बताए हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो ये कुछ स्तर उन्होंने इस तरीके से बताए हैं। एक उन्होंने इस प्रकार के एक पिरामिड टाइप का कुछ दिया था, जिसके अंदर उन्होंने इस तरीके से एक नीड थ्योरी बताई है, जिसमें उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से जो हमारी सबसे बेसिक चीज़ होती है उसके अंदर आपकी शारीरिक ज़रूरत होती है, जिसमें आपको भाई भूख लगेगी, प्यास लगेगी, रोटी, बेसिकली रोटी, कपड़ा, मकान, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो आपकी फिजिकल नीड्स हैं वो सबसे प्राइमरी लेवल पर हैं। आपके भूख, प्यास, आपको नींद आती है, सेक्स, ये सारी की सारी आपकी फिजिकल नीड्स के अंदर है। फिर आपके पास दूसरा जो उन्होंने बताया कि जब इंसान इन सब चीज़ों को प्राप्त कर लेता है, ये तो उसकी बेसिक नीड है, उसके बाद वो सेकंड स्टेज के ऊपर जाता है जहाँ पर उसको सुरक्षा यानी कि सिक्योरिटी चाहिए, है ना। और इस सिक्योरिटी के अंदर उसको शारीरिक फिजिकल सिक्योरिटी चाहिए, नौकरी चाहिए, संसाधन चाहिए, अपने पास गाड़ी चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, ये सारी की सारी आपकी सेफ्टी नीड्स के अंदर आती हैं। फिर जब वो इन सबको प्राप्त कर लेता है, यानी इन सबको प्राप्त करने के लिए उसे एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, वही एफर्ट्स जब वो लगाता है तो वो उसके लिए क्या चाहिए, मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। और फिर जब इन सबको वो प्राप्त कर लेता है इंसान, तब वो जाकर उसकी कुछ सोशल नीड्स होती हैं, यानी कि संबंध बनाना, समाज के अंदर जो उसके संबंध है, जिसमें आपके दोस्त, नाते, रिश्तेदार, परिवार, जीवन साथी, प्यार, मतलब बेसिकली नीड्स, लव, है ना। तो ये सारी नीड वो प्राप्त करना चाहता है और जब वो इनको भी प्राप्त कर लेता है तब वो फाइनली चाहता है कि अब मुझे समाज में एक अच्छी स्थिति मिले, यानी कि आत्मसम्मान मिले, जिसको कहते हैं आपका सेल्फ स्टीम। ओके, तो सेल्फ स्टीम की उसकी नीड है, जिसके अंदर वो अपना दूसरों का सम्मान पाना चाहता है, दूसरों को सम्मान देना चाहता है, अपनी उपलब्धियां जो हैं वो सबको बताना चाहता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके एस्टीम्स के अंदर आती हैं और लास्ट में अंतिम जो स्टेज आती हैं वो आपका आता है आत्मसिद्धि, या उसको प्रत्यक्षीकरण भी कहते हैं दोस्तों, जिसके अंदर, या इसको कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। ठीक है, तो ये सबसे ऊपरी स्तर होता है, यहाँ पर जो व्यक्ति जो है अपने अंदर झांकने की कोशिश करता है ना, अपने आत्मा को पहचानने की, अपने एक अध्यात्म की तरफ एक तरह से जाने की कोशिश करता है। तो इस ऊपर वाली स्टेज तक बहुत कम लोग जो है वो पहुंच पाते हैं। ज़्यादातर जो मनुष्य होता है वो आत्मसम्मान तक ही वाली स्टेज तक ही पहुंच पाता है। ठीक है, तो ये कुछ स्टेजेस उन्होंने बताई थी अपने सिद्धांत के अंदर और उन्होंने कहा ये स्टेजेस जो हैं, जो आवश्यकता की स्टेजेस हैं, इसी के अकॉर्डिंग व्यक्ति जो काम करने के लिए मोटिवेट होता है। जैसे जैसे जो है उसका जीवन बीतता है, व्यक्ति जो है वो समझदारी और ज्ञान को प्राप्त करता चला जाता है। यानी कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा, वो इन नीड्स को पूरा करेगा, वो और ज़्यादा समझदार होगा, फिर वो अगले स्टेज की नीड्स को प्राप्त करने के लिए प्रयास करेगा और पदानुक्रम में ऊपर की ओर चढ़ता जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपके पास कि इन्होंने जो ये थ्योरी है इनकी अब्राहम मैस्लो की, हालांकि ये जो है वो काफ़ी हद तक सही है, लेकिन कुछ जो संस्कृतियां हैं उन पर ये लागू नहीं होता। जैसे कि जो अमीर देश हैं, जैसे नॉर्वे, स्वीडन, इस प्रकार के जो कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर हाई लाइफ स्टाइल को ज़्यादा प्रेफर दिया जाता है बजाय आत्मसिद्धि के। तो वो लोग सबसे प्रेफर, सबसे ऊपर टॉप पे उनकी प्रायोरिटी में है यहाँ पर जो हाई लाइफ, अपना जो उच्च जीवन शैली जिसको कहते हैं वो होती है। तो ये अलग अलग संस्कृतियों के हिसाब से हो सकता है, लेकिन भारतीय संस्कृति के हिसाब से ये नीड बिल्कुल ठीक होती है। ठीक है, और फिर हम आगे अगर बात करते हैं कि अभिप्रेरणा में और कौन कौन से सिद्धांत हैं, तो बेसिकली इसमें 6 जो और सिद्धांत हैं उनके बारे में पढ़ लीजिए कि कौन कौन से हैं। तो ये है एक मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत जो दिया गया है मैकडूगल के द्वारा। फिर आपके पास मनोविश्लेषण का सिद्धांत जो कि सिगमंड फ्राइड का द्वारा दिया गया है, जो कि आपने पढ़ा भी होगा, साइकोसेक्सुअल थ्योरी आपने पढ़ी होगी, सिगमंड फ्राइड के द्वारा दी गई। उसके बाद है अंतर्नोद का सिद्धांत जो कि हल के द्वारा दिया गया। फिर आपके पास है प्रोत्साहन का सिद्धांत जो बोल्स एंड कॉफमैन के द्वारा दिया गया। फिर आपके पास है अधिगम का सिद्धांत जो कि दिया गया कर्ट लेविन के द्वारा। फिर आपके पास है शारीरिक क्रिया का सिद्धांत जो दिया गया मॉर्गन के द्वारा। इस तरीके से ये कुछ 5-6 सिद्धांत हैं, इनके बारे में आपको केवल इनका पता होना चाहिए कि किस किसने दे रखे हैं, ये पूछा जा सकता है। ठीक है,
तो ये हमारे कुछ अभिप्रेरणा के सिद्धांत हैं। उसके बाद हम बात करें कि अभिप्रेरणा को जो देने वाले घटक, कुछ ऐसे कंपोनेंट्स जो कि हमें इंटरनली मोटिवेट करते हैं, मोटिवेशन प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार जो है, अब सबसे पहले तो जो मोटिवेशन है वो भी दो प्रकार की होती है ना। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा एक ही जैसी होती है, उसमें सकारात्मक भी होती है और नकारात्मक भी होती है, पॉजिटिव मोटिवेशन भी होती है और नेगेटिव भी होती है। ओके। और जो पॉजिटिव मोशन होती है वो आपको मोटिवेशन होती है, वो काम करने के लिए आपको प्रेरित करती है। जो नेगेटिव होती है वो हतोत्साहित करती है। होता है कि नहीं होता है। जैसे कि उन्होंने भी अपने फ्राइड ने भी अपने सिद्धांत के अंदर ये चीज़ बताई है कि दो प्रवृत्तियां इंसान के अंदर होती हैं, जीवन मूलक प्रवृत्तियां और मृत्यु मूलक प्रवृत्तियां, है ना, लाइफ इंस्टिंक्ट्स एंड डेथ इंस्टिंक्ट्स। तो जब लाइफ इंस्टिंक्ट्स उसके अंदर होती है तो वो निर्माण की अवस्था चाहता है, और जब डेथ इंस्टिंक्ट होती है तो उस समय पर उसके दिमाग में से विनाश की अवस्था चलती है। तो ये दो चीज़ें उन्होंने बताई थी अपने सिद्धांत के अंदर। तो खैर हम बात कर रहे हैं अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन की। तो उसमें सबसे पहले आता है आपका स्टिमुलस यानी कि आपका उद्दीपक, जो कि आपको काम करने के लिए प्रेरित करता है। उसके बाद आपकी एम्बिशियस आप अगर हैं तो वो आपको अभिप्रेरणा देता है, यानी कि आपके अंदर कोई चीज़ को प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा है तो वो आपको कभी भी जो है शांत नहीं रहने देगी, आपको लगातार अंदर से मोटिवेट करेगी। फिर आपके पास है मोटिवेशन यानी कि इनकरेज। आप किसी काम को करने के लिए अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन देता है, इनकरेज करता है, तो वो भी आपका मोटिवेशन में के काम करेगा। और फिर दंड, अगर आपको किसी चीज़ के लिए को करने पर दंड मिलता है तो वो आपको डीमोटिवेट करेगा, तो यानी नेगेटिव मोटिवेशन की तरफ ले जाएगा। तो ये है आपका कुछ बातें। फिर है हम बात करेंगे कि सीखने में जो अभिप्रेरणा है यानी कि मोटिवेशन, उसका क्या स्थान है। तो दोस्तों सीखना यानी लर्निंग, अभी क्योंकि हमने मोटिवेशन पढ़ा, लेकिन आपके उसमें देखा कि सीखने पर इसका यानी कि लर्निंग या अधिगम पर इसका क्या प्रभाव होगा। तो उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं कि अधिगम पर इसका क्या प्रभाव होगा। ठीक है। तो बेसिकली जो सीखना है उसका, उसमें अभिप्रेरणा का जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है, ये हमने बात कर ली है। तो अगर हम बात करें कि क्या ये कर सकता है, तो सबसे पहले तो ये बालक के व्यवहार में परिवर्तन के लिए अत्यधिक जिम्मेदार होता है। जब हम बालक को किसी भी काम को करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, उसकी या उसकी प्रशंसा करते हैं या उसकी निंदा करते हैं या उसको पुरस्कार देते हैं या उसके दंड देते हैं, शारीरिक दंड देते हैं, इन सभी चीज़ों से उसके अंदर या तो मोटिवेशन आता है या डीमोटिवेशन आता है, तो वहाँ पर ये रोल प्ले करेगा। फिर आपके पास है चरित्र निर्माण में सहायक यानी कि हेल्प इन कैरेक्टर बिल्डिंग। तो आपके अंदर उच्च आदर्शों का निर्माण, उच्च चरित्र का निर्माण, ये भी आपके चरित्र का निर्माण भी आपके मोटिवेशन पर डिपेंड करेगा, अगर आप उस लेवल पर जाना चाहते हैं। किस पर? आत्मसिद्धि के इस लेवल पर। फिर है आपके पास ध्यान केंद्रित करने में सहायक, यानी कि आपको अगर अटेंशन या कंसंट्रेशन करना है या बालकों को कंसंट्रेशन करवाना है, उनका जो ध्यान है वो पढ़ाई पर लगवाना है, तो उसके लिए भी उनको लगातार इंटरनली मोटिवेट करना पड़ेगा, इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों मोटिवेट करना पड़ेगा। फिर है आपके पास मानसिक विकास यानी कि मेंटली डेवलपमेंट। तो मानसिक विकास बच्चे का काफ़ी हद तक डिपेंड करेगा कि उसको किस प्रकार से मोटिवेट किया जाता है, ओके, और लगातार किस प्रकार से उसको प्रोत्साहित किया जाता है। फिर है रुचि का सिद्धांत, इंटरेस्ट। तो आपका जो बच्चे का जो इंटरेस्ट होता है वो किस चीज़ में होता है, जिस चीज़ को काम करने के लिए वो सेल्फ मोटिवेट होता है, जिस काम को करने में उसे मज़ा आता है। तो मज़ा कब आएगा? जब वो सेल्फ मोटिवेट होगा, और जब वो सेल्फ मोटिवेट होगा तो वो सेल्फ तरीके से स्टडी भी करेगा, खुद भी उन चीज़ों में इंटरेस्ट लेगा, तो अधिगम क्या होगा? प्रभावी हो जाएगा अपने आप में। फिर है आपके पास अनुशासन की भावना का विकास। अगर उसके अंदर, बच्चे के अंदर अनुशासन की जो भावना है उसका विकास तब हो पाएगा जबकि उसके अंदर मोटिवेशन होगा। फिर है आपके पास छात्रों में उत्सुकता या जिज्ञासा उत्पन्न करना। तो ये वही चीज़ अगेन बात हो रही है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर अगर हमें क्यूरियोसिटी डेवलप करनी है, जिज्ञासा भी उत्पन्न करनी है, तो उसके लिए उनके अंदर अभिप्रेरणा का होना, उत्साह का होना आवश्यक है। फिर आपके पास छात्रों में सीखने की अभिरुचि को बढ़ाता है, उनके अंदर लर्निंग एप्टीट्यूड जो है वो डेवलप करता है। फिर आपके पास छात्रों में जो लक्ष्योन्मुखी यानी कि गोल ओरिएंटेड उनको बनाता है। जब छात्र जो है अंदर से मोटिवेट होता है या वो किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वो लगातार कोशिश करता है अनुशासित होकर, तो इसका मतलब वो गोल ओरिएंटेड हो जाता है। जैसे कि कुछ बच्चे आपने देखा होगा किस प्रकार से आज की डेट में आईआईटी जेईई वगैरह में जो 100 परसेंटाइल लेके आ रहे हैं, तो ये किस प्रकार से हो रहा है? क्योंकि वो बच्चे कहीं ना कहीं इस प्रकार के हैं जो अंदर से इंटरनली मोटिवेट हो चुके हैं। अब उन्हें किसी भी प्रकार के चीज़ों से, डिस्ट्रैक्शन से फ़र्क नहीं पड़ता है।
तो इस वजह से वो इतना ज़्यादा गोल ओरिएंटेड हो चुके हैं और तब जाकर वो उन्होंने समझ लिया कि कंपटीशन का ये लेवल है और हमें ये हासिल करके रहना है। तो इस तरीके से इस कारण से वो इंटरनली मोटिवेट है। फिर है नेक्स्ट आपके पास छात्रों को सीखने हेतु आंतरिक ऊर्जा प्रदान करना और निरंतर जो है निरंतरता की जो प्रवृत्ति है उनके अंदर उनको बनाए रखना है, मतलब लगातार कंटिन्यूस वो अपनी स्टडी को करें, एक कंटिन्यूटी उनके लाइफ में बनी रहे और आंतरिक रूप से वो ऊर्जा उनके अंदर फील करें। ठीक है। फिर आपके पास अधिगम के लिए छात्रों में अभिप्रेरणा बनाए रखने के लिए कुछ क्या सुझाव हो सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले जो विषय हैं उनकी जो उपयोगिता होनी चाहिए वो इस प्रकार के होने चाहिए कि बच्चे को लगना चाहिए कि हाँ यार ये कुछ यूजेबल है। फिर आपके पास है उचित शिक्षण विधियों, अलग अलग जो टीचिंग मेथड्स हैं और ऐसे टीचिंग मेथड्स का प्रयोग करना चाहिए जो विषय को इंटरेस्टिंग बनाते हों। फिर आपके पास नेक्स्ट छात्रों में दिया जाने वाला उचित जो पुनर्बलन है यानी कि रीइंफोर्समेंट है, जिसमें कि आपका पुरस्कार भी, दंड भी, निंदा, ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं, ये जरूरी हैं। फिर आपके पास छात्रों के मध्य जो है अगर हम लगातार वाद विवाद, प्रतियोगिताएं, खेल, ये सब चीज़ें करवाते हैं, इनका आयोजन कराते हैं, तो वो उनके बीच में सेल्फ एक क्या कहते हैं, एक स्वस्थ प्रतियोगिता को बढ़ावा देता है और उनको सेल्फ मोटिवेट करता है किसी चीज़ में प्रतिभाग लेने के लिए। ओके। फिर इसमें जो है आज का हमारा अंतिम टॉपिक है शिक्षकों के लिए जो है अभिप्रेरणा का क्या महत्व है। तो दोस्तों शिक्षकों को भी अगर अभिप्रेरणा जो है उनको अंदर है तब वो क्या होगा कि पढ़ाने की जो उनकी शैली उनकी सरल होनी चाहिए और वो उसको बनाने की कोशिश करेंगे अगर वो मोटिवेट हैं। एक सफल प्रेरक के रूप में छात्रों को स्वयं को छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करना, यानी कि वो खुद भी जो है बच्चों को मोटिवेट कर पाएंगे। फिर आपके पास है विषय वस्तु की व्यावहारिकता के साथ जोड़कर पढ़ाना चाहिए। किस प्रकार से जो व्यावहारिक ज्ञान है, जो आपका आम जीवन का जो आसपास की चीज़ें हैं उससे कनेक्ट करके बच्चे को पढ़ाना चाहिए ताकि जो है बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट हो। और फिर है आपका छात्रों में जिज्ञासा या जुगुप्सा का भाव उत्पन्न करना, उत्सुकता पैदा करना। और उसके बाद नेक्स्ट है अध्यापक द्वारा अपने कार्य के प्रति स्वयं भी मोटिवेट होना। तो स्वयं भी जो है अध्यापक का अभिप्रेरित होना ज़रूरी है, वरना तो वो क्या होगा, अपने काम के प्रति अभिप्रेरित ना होगा तो कुछ टाइम बाद उसे ये सब इतना बोरिंग लगेगा कि वो ये सब इंटरेस्ट लेके नहीं पढ़ाएगा और कभी भी बच्चे का उतना ज़्यादा जो है उसको उस पर ध्यान नहीं देगा। ठीक है ना। तो ये कुछ बातें हैं दोस्तों जिसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। यही थी आपकी अभिप्रेरणा के अंदर जो भी था। ठीक है। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है, जल्दी मिलते हैं आपके बीच में नए टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड नाइट।